तैयार हो जाइए वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन के एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले हल्की कमजोरी के संकेत और कल के कमजोरी वाले सेशन के बाद क्या आज बाजार 15,000 के लेवल को होल्ड कर पाएंगे? क्या एक्सपायरी 15,000 के ऊपर की दिखेगी या फिर रहेगा दबाव? लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल उतार चढ़ाव जो आया है, इसमें आपको अपनी क्या रणनीति बनानी है, इसी पर अनिल जी से जानेंगे। और साथ ही ढेरों स्टॉक्स जो एक्शन में हैं उस पर तो चर्चा होगी ही। तो बताएं सर, इतने सारे ट्रिगर्स के बीच आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? यहाँ दीप, और ज्यादा बड़े ट्रिगर्स आपको आते दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, जहां जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा है। जो क्लोजिंग आपको दिख रही है डाउ और नैस्डैक की, उससे एक्चुअली पता नहीं चलता कि हुआ क्या। निचले स्तरों से 400-450 अंक चढ़ा है डाउ, उसके बावजूद 165 अंक गिरकर बंद हुआ है। नैस्डैक आपको एकदम सपाट दिखेगा, लेकिन निचले स्तरों से करीबन 200-250 पॉइंट की रिकवरी वहां पर भी आती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर बेहद कमजोर शुरुआत, और उस कमजोर शुरुआत के बाद शानदार रिकवरी, लेकिन रिकवरी के बावजूद सपाट या फिर नेगेटिव क्लोजिंग। डाउ लगातार तीसरे दिन नेगेटिव बंद होता हुआ दिखा है। तो ये ग्लोबल मार्केट के संकेत शुरुआत करने के लिए एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छे नहीं है। और ये संकेत अच्छे क्यों नहीं है, वो है आपके सामने दूसरा ट्रिगर, क्रिप्टो करेंसीज। जबरदस्त उतार चढ़ाव होता दिखा है। उतार चढ़ाव तो नहीं कहूंगा, उतार ही उतार है, चढ़ाव तो है ही नहीं। हालांकि हाँ, 30% दिन के दौरान फिसलने के बाद बिटकॉइन कल 11-12% नीचे जाकर बंद हुआ, तो बड़ा उतार चढ़ाव वहां पर होता दिख रहा है। फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर, यहां पर डीएपी फर्टिलाइजर पर सरकार ने सब्सिडी 140% बढ़ाई है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए सरकार अतिरिक्त खर्च करेगी इस सब्सिडी पर। तो आज फर्टिलाइजर शेयरों के लिए अच्छे मॉनसून के बाद सस्ती फर्टिलाइजर बेचने की जो उन्हें एक सुविधा मिलेगी, किसानों को सब्सिडी ज्यादा मिलेगी, वो ज्यादा फर्टिलाइजर खरीद पाएंगे। ये एक अच्छी खबर। वायदा कारोबार की 5 कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही निफ्टी की एक दिग्गज कंपनी है एक्सिस बैंक, जिसका ऑफर फॉर सेल आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है। आपको बताएंगे थोड़ी देर में पैसा लगाएं या नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो इतने सारे ट्रिगर्स हैं और इतने सारे स्टॉक्स के बारे में भी बात करनी है, पर शुरुआत तो कल के बड़े एक्शन से ही करते हैं। और कल सर शाम को ट्विटर पर जोक भी चल रहा था, आप डाउ खरीदना चाहें, बिटकॉइन खरीदना चाहें या बैंक निफ्टी खरीदना चाहें, तीनों एग्जैक्टली सेम लेवल पर मिल रहे हैं, तो चॉइस आपके पास ओपन है। पर ये थोड़ा ग्लोबल एक्शन समझाएं सर, स्पेशली जो क्रिप्टो में बड़ी बिकवाली आई है, क्या समझें इससे? चॉइस क्लियर है दीप, बैंक निफ्टी खरीदना है और कुछ नहीं। मतलब कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, उस हिसाब से नहीं। खरीदने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है वो ये होता है कि आपको वो खरीदना है जो आपको समझ आए। आई एम श्योर हमारे यहाँ के लोग बैंक निफ्टी को ज्यादा समझते होंगे डाउ के मुकाबले में, और डाउ को ज्यादा समझते होंगे बिटकॉइन के मुकाबले में, लेकिन है इसका एकदम विपरीत। और मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स पर बात करूं उससे पहले, चूंकि इन तीनों की बात निकली, तो मैं पहले बिटकॉइन की बात यहां कर लेता हूं। है एकदम विपरीत। बिलीव मी, जो एक नेक्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन में जिसमें मेरे बेटे और उनके दोस्त के हम उम्र के लोग, जिन्होंने बस कमाना शुरू किया है और जिनके पास पॉकेट मनी अच्छी है, और जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर वो फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हम भी पैसा बनाएं। और स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में दिन भर घरों में बिजनेस चैनल्स चले हैं, तो लोगों में एक इंटरेस्ट जगा है। उन लोगों को इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, मैं बता नहीं सकता। मैं जब भी बात करता हूं, और मैं जनरली बात इसलिए करता हूं कि एक पल्स लें कि नेक्स्ट जनरेशन, यंग जनरेशन सोच क्या रही है बाजार के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी ओपिनियन आती है, इतनी स्ट्रांग तगड़ी ओपिनियन आती है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आती है कि जैसे 25-27 साल से मैं मार्केट ट्रैक नहीं कर रहा हूं, वो ट्रैक कर रहे हैं, और बोलता अंकल अरे आप देखिए कुछ नहीं, ये 25-30% तो हर साल गिरता है, कई बार गिरता है, और उसके बाद वापस नया हाई बनाता है। तो जो लोग है ना पिछली बार ले नहीं पाए, वो अब इस बार पक्का लेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मुझे डराता है, क्योंकि जो लोग 25-25 साल तक मार्केट देख चुके हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में इस तरह से ट्रेड किया जाए। और डेफिनेटली कोई करेंसी ऐसी हो नहीं सकती जो दिन में 30-30, 40-40% घटे या बढ़े। तो नेचुरली ये क्रिप्टो करेंसी सिर्फ करेंसी नाम के लिए, बाकी बहुत कुछ और है जो शायद
हम सबकी, जो लोग पैसा बना रहे हैं वो भी, जो पैसा खो रहे हैं वो भी, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उन सबके समझ के बाहर की चीज है। और आप कोशिश करें, अगर आपको लगता है आपने खरीदा, पैसा बना लिया, तो आपको लगेगा मैं समझदार हूं, मैं समझ गया हूं, लेकिन ये गलत फहमी है। और जिन लोगों ने नहीं खरीदा और नहीं पैसा बनाया, खरीद कर पैसा नहीं बनाया या छोड़ दिया, उनको लगता है मैं नहीं समझाऊं, वो भी गलत फहमी है। तो बेसिकली ये एक आपके लिए सिंपल चीज है कि जिन लोगों को ट्रेड करना ही है, इंपल्सिव ट्रेडर हैं, और जिन्हें यह लगता है कि मैं हाई रिस्क कैपिटल को रख सकता हूं, जो होना होगा देखा जाएगा, और मैं उतना ही पैसा रखूंगा जितना मैं गंवा सकूं। हम कई बार कहते हैं ना, अगर आप वेगास जा रहे हैं या फिर दीप कहीं कैसीनो में अगर आप जा रहे हैं, तो आप पॉकेट में उतने ही पैसे रख के जाएं कि जितने आपको पता है कि ये वापस नहीं आएंगे, आपको वहां देकर ही आना है। कोई वहां से जीत कर आ जाए तो बड़ी बात है, बट अदरवाइज आप कैसीनो में जब जाते हैं तो यही सोच कर जाते हैं कि इतने पैसे मुझे खर्च करने के, क्योंकि जितने आप लेकर जाएंगे, ये चस्का ही ऐसा है कि आप खर्च कर ही देंगे एक के बाद एक। और जीतते रहेंगे तो आपकी बेट्स बढ़ती रहेगी, हारते रहेंगे तो लगाते रहेंगे। अल्टीमेटली कोई न कोई एक बेट आपकी बड़ी वाली ऐसी खराब होने वाली कि उसमें सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, वो वाला तरीका है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं वो सही है गलत है, सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी चॉइस है। गलत सही का डिसीजन देने वाला मैं और आप कौन है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिंदगी में मैंने तो ऐसी कोई चीज देखी नहीं, ऐसी कोई करेंसी देखी नहीं इससे पहले कि जो 30-30, 40-40% एक सेशन में ऊपर नीचे हो जाए, उसे मैं करेंसी तो नहीं मानता। दूसरी बात ये, अगर आपको करना है जरूर करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये सोचकर करें कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूं उतना जाने वाला है, 100% जाने वाला है। उसके बाद अगर आ जाए तो ठीक है, लॉटरी की टिकट खरीदने जैसा है। लॉटरी की टिकट में आपका पूरा का पूरा जाता है, यहां पर पूरा नहीं जाएगा, शायद आधा जाएगा, 75% जाएगा, उसके बाद हो सकता है रिकवरी के चांस भी आ जाए। तो लॉटरी की टिकट से थोड़ा बेहतर है, और स्टॉक मार्केट में या गोल्ड में इन्वेस्ट करने से कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, उनका तो मुकाबला ही नहीं है। वो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एसेट क्लास है जो कई दशकों से है, सदियों से है। तो आई एम श्योर उसके साथ कंपेयर करना क्रिप्टो करेंसी को गलत है। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले, ट्रेड करने वाले एक अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह की माइंड सेट वाले हैं, अलग तरह की रिस्क एपेटाइट वाले हैं, और वो सर पर हमेशा वो कहते हैं ना कि कफन बांध कर ही निकलते हैं कि आज जो होगा देखा जाएगा, आर या पार, या तो 25-50% ऊपर या 25-50% नीचे। तो जो समझदारी से, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, बड़ी डिग्रीज ली है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच थ्योरी, बड़े बड़े मार्केट गुरु को पढ़ा है, उनके साथ में हमेशा एक माइंड ब्लॉक रहेगा। मैं इसको माइंड ब्लॉक इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो कई काफी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले लोग नाराज हो जाएंगे कि अच्छा आपने पढ़ लिया, इसका मतलब हमने नहीं पढ़ा। क्या आप सबने भी पढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने वाकई में ट्रेडिशनल पढ़ाई की है, इन्वेस्टमेंट की, वो कभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एसेट क्लास है उसकी टेम्परामेंट, उसकी चाल, उसका एसेट क्लास का क्रिएट होना, ये अब तक से सबसे अलग है, सबसे जुदा है। तो ठीक है, जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके साथ मेरी शुभकामनाएं है, उम्मीद करें आपका पैसा बने। बट ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए एक एक करके सरकारों का भरोसा कम होता दिख रहा है। पहले चाइना ने कहा, फिर कल यूरोप ने संकेत दिए, हमारे यहाँ की सरकार तो पहले से ही कह चुकी है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। तो अल्टीमेटली जिस करेंसी की पूरी बुनियादी इस चीज पर टिकी हो कि लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, और आप और मेरे या ट्रेडर्स के एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता, क्या आप बड़े लोग एक्सेप्ट करेंगे? और अगर एलोन मस्क जैसे लोग भी 2-4 हफ्तों में अपने स्टेटमेंट बदल देते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वॉलेटिलिटी, कोई एक आदमी या कोई एक सरकार किसी करेंसी को इस लेवल तक मूव कर दे, तो फिर मुझे लगता है वहां सावधान रहने की जरूरत है। तो क्रिप्टो में जो कुछ हो रहा है, आप ये सोच समझ कर करें कि आप हाई रिस्क ट्रेड में जा रहे हैं, जहां पर आपकी कैपिटल पूरे साफ होने के आसार है। बिटकॉइन छोड़ भी दें तो बाकी करेंसी में तो अगर 100% भी आपकी कैपिटल चली जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सावधान रहें। जी दी सर, ज्यादा चैन की नींद कौन सोएगा, ऑप्शन राइटर या फिर क्रिप्टो ट्रेडर? ऑप्शन राइटर कौन है स्टॉक्स में? नहीं सर, इंडेक्स के ऑप्शन राइटर्स, बैंक निफ्टी के स्पेशली। ऑलवेज इंडेक्स का ऑप्शन राइटर। दीप देखिए, इसे आपने ना पुट या कॉल कुछ भी बेचा है, करेक्ट, तो कितना निफ्टी या बैंक निफ्टी कितना, किसी दिन 2%, 3%, राइट, इससे ज्यादा तो गैप से नहीं खुल सकता। 2 या 3% इंडेक्स आपका ऊपर नीचे खुल जाए वर्स्ट केस सिनेरियो में,
तो कौन सी आपकी दुनिया लुट जाने वाली है, करेक्ट। और लेकिन अगर 20 या 30%, तो फिर निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर 20 या 30% ऊपर नीचे हो तो फिर आप इंडेक्स में भी कभी ऑप्शन राइट नहीं कर पाएंगे। तो इंडेक्स की खूबसूरती यही है, और इंडेक्स होना भी वैसा ही चाहिए कि वो आपके पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करे और स्टॉक्स के मुकाबले में, इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुकाबले में कम वोलेटाइल हो। एक कंबाइंड सोच है इंडेक्स सारे मार्केट की, और वो कंबाइंड सोच एक बड़ी पिक्चर देना चाहिए, न कि एक वोलेटिलिटी के तौर पर। तो आपके सवाल का शॉर्ट में जवाब यही है, ऑप्शन राइटर इज ऑलवेज 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 बेटर देन अ क्रिप्टो ट्रेडर। क्रिप्टो ट्रेडर से मेरा मतलब, क्रिप्टो में आई डोंट नो, शॉर्ट तो शायद नहीं होते हैं, वहां लॉन्ग करके आप बेच पाते हैं, जहां तक मुझे, आई एम नॉट श्योर, मैं पूरा मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि क्रिप्टो में आप शॉर्ट नहीं कर सकते, आप खरीद सकते हैं और भाव बढ़ जाए तो बेचे, और शायद अगर शॉर्ट वोट वाला मामला हो तो और वॉलेटिलिटी बढ़ जाए और बहुत कुछ हो जाए, पता नहीं। तो बट एनीवे, ऑप्शन राइटर्स, ठीक बात दीप वही है, ले देके जहां से हमने शुरुआत की, काम वो करिए जो आपको समझ में आए, काम वो करिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे, काम वो करिए जिसमें आपकी महारत हो, और काम वो करिए जहां पर आपको पता है एंट्री एग्जिट कब कहां कैसे करनी है और रिस्क कितनी है। बस ये 3-4 फॉर्मूला लगा लीजिए, पैसे तो बन जाएंगे अपने आप। बिल्कुल सर, और रोज मदद करने के लिए स्ट्रैटेजी भी आप बताते हैं और डेटा भी आप बताते हैं, और इस डेटा पर भी चर्चा करेंगे सर। पर एक छोटा सवाल ग्लोबल मार्केट्स का, और कल की वॉलेटिलिटी में एक चीज जो बाजार से थोड़ी इग्नोर होती हुई दिखी, वो है फेड के जो मिनट्स जारी हुए थे पिछली पॉलिसी के, और वहां पर क्लियरली अब संकेत दे रहे हैं कि फेड को समझ में आ रहा है कि यूएस इकोनॉमी काफी तेजी से सुधर रही है, और मिनट्स में कहा भी है कि आगे आने वाले समय में स्टिमुलस घटाने पर या दरें बढ़ाने पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। कब करेंगे ये नहीं कहा, बट चर्चा कर सकते हैं ये कहा है। और इससे हमने देखा कि कल बॉन्ड यील्ड भी यूएस की बढ़ी, थोड़े इन्फ्लेशन का डर भी बाजार में आया। इस पर बाजार का फोकस आते हुए दिख सकता है सर फिर से? दीप, एक सेंटेंस में बोलता हूं, जैसे मैं अगर फेड चेयरमैन हूं, मैं आपको कहता हूं इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम तुरंत ब्याज दरें बढ़ाएंगे, ठीक है, एक ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस ये है कि हम आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन कहां तक जा रहा है, स्टिमुलस की कितनी जरूरत है, और उसके बाद उस पर चर्चा करने के बाद उस पर डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन हम आपको बताएंगे। काम वही करना है, कहने का तरीका अलग है, राइट। और मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को ये चाहिए झटके मत दीजिए, ठीक है ना, आपको जो करना है कीजिए। सिंपल तरीका ये कि फेड ने कल जो कुछ कहा है वो मार्केट को तैयार कर रहा है कि आगे मैं कुछ करूं, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और तैयारी कैसे करें, देखिए हम ना अब इस पर बातचीत करना शुरू करेंगे, बस बातचीत करना शुरू करेंगे। बैक ऑफ द माइंड मार्केट को ये पता है कि भाई अब कभी भी है ना इन्फ्लेशन के ऊपर बातचीत शुरू हो सकती है, फेड की तरफ से डेटा आ सकते हैं, डिस्कशन आ सकता है, कह सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमें ब्याज दरें घटाने पर विचार करना पड़ेगा। तो बाजार धीमे धीमे अपने आप को तैयार करता है। झटका कब लगता है, जब अचानक से आ जाए कि इकोनॉमी ओवर हीटिंग है, जैसे जेनेट येलन ने कहा ओवर हीटेड हो गई है, महंगाई का बड़ा खतरा है, किसी भी वक्त हमें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है, वहां झटका लगता है। तो ये फेड का सबसे बड़ी खूबसूरती फेड के काम करने की जो मुझे लगती है, जो शायद बड़ा डिफरेंस है दुनिया भर के दूसरे सेंट्रल बैंक्स में और अमेरिका के सेंट्रल बैंक में, वो ये है कि वहां के सेंट्रल बैंक बड़े मार्केट फ्रेंडली कह दूं, मार्केट ओरिएंटेड कह दूं, या मार्केट की सुनने वाले और मार्केट को एकदम शांत रखने में बिलीव करने वाला सेंट्रल बैंक है। और उन्हें यह पता है कि जो पॉलिसी उन्हें लानी है वो लाएंगे, लागू करनी है करेंगे, लेकिन झटके दिए बगैर करेंगे। तो कल फेड ने हल्के से अब मार्केट को अंदाजा दे दिया है कि भाइयों देखो सोच लो, अब हम कभी भी इस पर चर्चा करना शुरू करेंगे। पहले चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करके हम मन बनाएंगे, मन बना के आपको बताएंगे, आपको बताने के बाद एक्शन लेंगे। अब इस पूरी प्रोसेस में 2-4 हफ्ते लगते हैं, 2-4 महीने लगते हैं, या कुछ ज्यादा समय, ये देखने वाली बात है। लेकिन बाजार धीमे धीमे अपने संकेत पढ़ने शुरू कर लेता है। तो पहली चीज तो ये कि फेड का जो एक्शन है वो वाकई में मार्केट फ्रेंडली है। दूसरी बात, अब इसका मतलब क्या बाजारों के लिए, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो एक स्मूथ राइड थी, जो लो हैंगिंग फ्रूट थे कि आराम से आप मस्ती से पैसा बना लो, कभी भी किसी भी दाम पे कुछ भी खरीदेंगे, वापस आपका ऊपर बिकने वाला है, वो वाली चीज अब आपके लिए कम होती हुई दिख रही है।
अब थोड़े वोलेटाइल मार्केट्स होते हुए दिखेंगे। वक्त वक्त पर आपको इकोनॉमिक डेटा पर तेजी भी आती दिखेगी, तो वक्त वक्त पर तेज मुनाफा वसूली भी आती दिखेगी। जहां जहां लगेगा कि अब आसान पैसा, कम दरों पर मिलने वाला भरपूर पैसा धीमे धीमे कम होगा, ये संकेत आएगा तो बाजार कमजोर भी होंगे। दूसरी तरफ जहां जहां बेरोजगारी के आंकड़े कम होते दिखेंगे, इकोनॉमिक रिकवरी और कंपनियों के नतीजों में दमदार प्रदर्शन दिखेगा, तो वापस निचले स्तर से दमदार खरीदारी भी आती दिखेगी। तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा जो पिछले हफ्ते की, दो तरफ के स्ट्रांग व्यूज है अमेरिकी बाजारों में, और वो व्यूज आपके लिए वोलेटाइल रखेंगे बाजारों को। अहम लेवल्स पे सपोर्ट लेगा, खरीदारी आएगी। ऊपरी स्तरों पर जहां अच्छी रुकावट के लेवल है, वहां पर इन डेटा के दम पर प्रॉफिट बुकिंग। तो अब आपको एक वो जो ओवरनाइट हमें आराम था ना कि 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे डाउन होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे घूम फिर के बंद हो जाएगा, वो आराम वाले दिन बिना स्ट्रेस के अमेरिकी बाजारों के दिन हमारे बाजारों पर फोकस करने वाले गए। अब अमेरिका में वॉलेटिलिटी, और ये देखिए ये टेंडेंसी हर बाजार की है, कुछ समय तक एकदम शांत रहते हैं, फिर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद बहुत थक जाते हैं, फिर शांत होते हैं। तो हम वो शांत वाले ट्रेडिंग जोन से अब वॉलेटाइल ट्रेडिंग जोन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको डाउ के लिए इंट्राडे भी, ओपनिंग क्लोजिंग के लिहाज से भी और नेक्स्ट डे डाउ फ्यूचर्स के लिहाज से भी अब थोड़े उतार चढ़ाव भरे बाजारों के लिए तैयार होना है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। जी दीप। बिल्कुल सर, और वॉलेटिलिटी के लिए तैयार होना जरूरी है, जिस तरह से हम रोज बड़े स्विंग्स देख रहे हैं ग्लोबल बाजारों में। अच्छा सर, इसका भारतीय बाजारों पर क्या इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है और कल हमने देखा कि ग्लोबल वीकनेस के बावजूद भारतीय बाजार उतना ज्यादा नहीं रिएक्ट करे, एंड में थोड़ी जरूर बिकवाली आई, पर इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी का भारत पर क्या इंपैक्ट होगा एक्सपायरी के दिन? दीप, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसका हम पर क्या असर होगा, क्योंकि देखिए दो तरीके से इसका असर देखना चाहिए हमें। एक, हमारे इंडेक्स और हमारे मार्केट का डायरेक्शन इसके चलते उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। आप हमेशा अगर समझिए कल अमेरिका इतना खराब नहीं होता तो हम तो जिस तरह की मजबूती दिखा रहे थे पिछले 2 दिनों से, तो हम तो कल ही 15,200 कर देते आराम से, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ब्रेक लग गया और हम 15,000 के ऊपर तब टिके जब एफआईज खरीद नहीं रहे, कोई खास खरीदारी उनकी हुई नहीं है। तो हमारे बाजारों की अपनी ताकत है, लेकिन ग्लोबल मार्केट साथ नहीं देंगे तो आपको रुकना पड़ेगा। ये तो ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से बाजार का ओवरऑल डायरेक्शन। लेकिन एक और चीज है जिस पर ट्रेडर्स को बहुत फोकस करने की जरूरत है, और वो है ग्लोबल मार्केट्स में सारे एसेट क्लासेस में वॉलेटिलिटी। करेंसी को छोड़ दें, क्रिप्टो करेंसी को छोड़ दें, मार्केट्स को छोड़ दें, कच्चे तेल को देख लें, वहां पर 5% का उतार चढ़ाव हुआ। और अब जिस तरह से कमोडिटीज में उतार चढ़ाव होता दिख रहा है, एक सबसे बड़ी बात जो अप्रैल और मई के महीने में हमने लगातार कही कि ये 2 महीने आपके लिए मिड कैप शेयरों में महाकुंभ जैसे हैं। बड़ा पैसा बनेगा, मोटा पैसा बनेगा, इंडेक्स कहीं जाए या ना जाए, आपके भरपूर पैसे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बनेंगे, और वो हुआ है। अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम मई के अंत में पहुंच रहे हैं और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स और कमोडिटीज का हाल होता दिख रहा है, अब आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स गए। आराम से पैसा बनाने का वक्त चला गया कि आप कभी भी कुछ भी खरीदें, आज ही सुबह 9:15 पर खरीदेंगे, 3:30 तक वो ऊपर ही मिलेगा, आज खरीदेंगे तो कल ऊपर मिलेगा, वो वाले दिन दीप गए। अब आपके लिए वो दिन है जहां पर आपको सोच समझकर खरीद कर इंतजार करना पड़ सकता है। खरीदते ही आपके भाव के नीचे ना आए, ऊपर ही जाए, कल भी ऊपर ही बिके, वो वाला समय गया। तो अब थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड्स के लिए तैयार होना पड़ेगा, और ऐसे में आपको जो पैसा लगाना है अब बाजार में, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी हो, वहां पर सोच समझ कर लगाना है। क्वांटिटी अब आपको कम करनी है, पहले जितना एक्सपोजर एक तरफा मार्केट में आप ले रहे थे उससे थोड़ा कम करिए, और एंट्री और एग्जिट लेवल पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। पहले तो यह था कि तुरंत एंट्री करो और जितना लेट एग्जिट करो उतना ज्यादा पैसा बनेगा। ये आपने गोल्डन पीरियड देख लिया 1.5 महीने का। अब ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिए कि पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, मिड कैप्स में भरपूर बनेगा, अभी भी बनेगा। लेकिन अब आपके लिए एंट्री एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लो रिस्क नो रिस्क जोन से हम हाई रिस्क जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। बस इसी के हिसाब से आप अपनी पोजीशनिंग कर लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। और जहां तक आज के एक्सपायरी का सवाल है दीप, नेचुरली मैं आपको संकेतों के साथ ही शुरुआत कर देता हूं। ग्लोबल संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं, एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं। तो 3 संकेत शुरुआत करने के लिए आज नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं। सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव साइड पर है। ट्रेंड पॉजिटिव है। आप 14,900 के ऊपर जब तक बंद हो रहे हैं तब तक तो बिल्कुल भी चिंता नहीं, 14,800 के नीचे ही हम ट्रेंड को पॉजिटिव से न्यूट्रल करेंगे। ये सारे संकेत आपके लिए। जी दीप, तो ये है आज के लिए आपके लिए एक्सपायरी के दिन के संकेत।
बिल्कुल सर, एक्सपायरी के दिन के संकेत ये आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं सर। और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपसे चर्चा करनी थी, पर आज का एक बार पूरा सेटअप समझ लेते हैं और फिर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। संकेत तो आपने समझा दिए, लेवल्स बताएं सर आज के लिए। 14,900 14,950 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जो है आसानी से नहीं टूटेगा और यहां पर मेरे ख्याल से करेक्शन पूरा करना चाहिए और ये खरीदारी करने के लिए अच्छी जगह होगी। 14,940 15,040 जिस रेंज की हम लगातार बात करें कि वहां पर एक बार बाजार को अपना करेक्शन पूरा करना है, वहां तक तो आना ही चाहिए। अगर आज उस रेंज में मिलता है तो खरीदारी का मौका बन सकता है। इसके नीचे 14,825 14,850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। ट्रेंड रिवर्सल पॉजिटिव से न्यूट्रल 14,800 के नीचे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड रिवर्सल 14,900 के नीचे की क्लोजिंग पर होगा, तब तक चिंता की बात नहीं। 15,100 15,130 हाई रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। इसको पार करके टिके तो 15,200 से 15,165 से 15,240 वो रेंज है जहां पर 100% आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 33,150 33,300 दिन के लिए तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। वैसे तो संभावना कम है कि आप इसके नीचे जाएं, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल है, लोअर रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए और वो है 32,800 से 33,000। ऊपर की तरफ 33,950 34,150 ये मुनाफा वसूली की रेंज है, हायर रेंज है, इसके पार निकलने की संभावना कम है। एक्सपायरी के लिहाज से बड़ी रेंज 34,275 34,425 की लेकर चले, संभावना कम है कि हम वहां पहुंचेंगे। अब आइए दिन की रेंज आपके सामने रख दूं। 14,950 15,100 दिन की आज की छोटी रेंज है। 14,900 15,130 दिन की मीडियम रेंज लेकर चलें और 14,825 से लेकर 15,200 दिन की बड़ी रेंज आपके लिए बनेगी दीप। ये है तीनों रेंज जिस पर आपको करना है फोकस। और बैंक निफ्टी के लिए 33,300 33,950 दिन की छोटी रेंज है, 33,150 से लेकर 34,150 दिन की मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज 33,000 से लेकर 34,275, इस पर आपको फोकस करना है। तो ये तीनों रेंज है दीप आज के लिए जिस पर आप फोकस करिए। जी क्लियर है सर, तो ये आपके लिए दिन की रेंज और साथ ही बड़े लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। सर कल के एक्शन में एफआईएस की पोजीशनिंग में क्या बदलाव हुए हैं, पीसीआर से क्या समझना चाहिए? कोई खास बदलाव नहीं, 58% से 59% हुई है, 1% बढ़ी है एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा घटकर आया है, इसीलिए मैंने कहा कि न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर है। 139 से 125 पोजीशन कम की है एफआईएस ने, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। इंडिया के विक्स वही अनचेंज है, तो ज्यादा डेटा में बदलाव है नहीं। विक्स अनचेंज है, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन अनचेंज है। जो लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं उनके लिए रिवाइज स्टॉप लॉस है 14,900 का। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर आपको ये रखना है। और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो इंट्राडे छोटा स्टॉप लॉस दूंगा 33,500 का, क्लोजिंग बेसिस पर 33,150 का स्टॉप लॉस लेकर चलें। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है इंडेक्स में उनके लिए एक ही स्टॉप लॉस है निफ्टी पर 15,150। 2 दिनों से 15,135 के आसपास आप पहुंचे, पार नहीं किया है। 15,150 के को पार कर ले, टिक जाए, शॉर्ट काट लीजिए। बैंक निफ्टी यहां पर 34,000 छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं, 34,200 का निकल कर आता है वैसे, लेकिन आप चूंकि 33,700 के आसपास बंद हुए हैं, 1% ऊपर का स्टॉप लॉस काफी, इससे ज्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं है। 34,000 इंट्राडे और क्लोजिंग। इंट्राडे में अगर फिर भी किसी को और बड़ा रखना 34,200 तक का रख सकता है, लेकिन क्लोजिंग तो 34,000 का परफेक्ट है। 34,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो तो फिर शॉर्ट रहने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं, वहां पर आप जरूर काट लें। ये आपके लिए स्टॉप लॉस है जल्दी। द पोजीशंस के लिए क्लियर स्टॉप लॉस आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे सर? नई पोजीशन बनाइए, निफ्टी में 14,900 14,950 की रेंज में आए तो जरूर खरीदिए। स्टॉप लॉस 14,800 का थोड़ा दूर का दे रहा हूं, सोच समझ कर दे रहा हूं और वहीं रखिए। और अगर आपको स्टॉप लॉस दूर लग रहा है तो क्वांटिटी उस हिसाब से कम करके खरीदिए, लेकिन स्टॉप लॉस वहीं रखिए। 15,000 देखिए, मैं कई बार आपको कहता हूं, आप मेरा स्टॉप लॉस दूर है, आपको चाहे नजदीक तो पास में कर लीजिए अपने रिस्क के हिसाब से। और कई बार मैं ये कहता हूं कि नहीं, यही रखना है। तो हर एक के पीछे डेटा का एक विश्लेषण होता है, डेटा का एक अंडरस्टैंडिंग होता है, इसलिए जैसा कह रहा हूं उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और अगर आपको लगता है स्टॉप लॉस दूर है तो फिर आप क्वांटिटी कम कर लें ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो। यहां स्टॉप लॉस आपका 14,800 ही होगा। 15,000 15,030 15,100 15,130 और 15,200 तक के लेवल्स, बीच में 15,165 एक छोटा सा लेवल आएगा और 15,200 तक के लेवल के लिए आपको निफ्टी में करनी चाहिए खरीदारी। जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए सिंपल तरीका है कि आप 14,975 का स्टॉप लॉस लगाकर जहां खुले वहीं पर खरीद लीजिए। अगर इसके नीचे खुलता है तब तो आपको खरीदना ही नहीं है, सिंपल एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अगर 15,000 के आसपास खुलता है आप 14,975 का स्टॉप लॉस रख लीजिए।
15,100, 15,130, 165, 200 और 240 ये सारे टारगेट्स हैं जिसके लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। और ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 9-15 पर ओपनिंग में देखेंगे ये अमेरिका के फ्यूचर्स किस तरह के ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि धीमे धीमे आप देखिए वहां पर रिकवरी आ रही है। अब सिर्फ 50 पॉइंट ही नीचे बचे हैं अमेरिका के फ्यूचर, तो ऐसे में 14,975 के साथ एक चांस आप खरीदारी का ले सकते हैं। शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर कीजिए, 15,130 से मूड बनाइए शॉर्ट करने का। जितना ऊपर में 15,240 के आसपास तक बेच पाएंगे। बेस्ट लेवल 15,200, 15,240 होता है, बट जरूरी नहीं कि वहां तक पहुंचे। तो 15,130, 15,165, 200, 240 मल्टीपल लॉट्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। 4 लेवल्स हैं इस रेंज में जहां पर आपको शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 15,325 का होगा। नीचे के टारगेट जो बनेंगे वो 15,100, 15,040, 15,000, 14,950 तक के टारगेट के लिए करनी चाहिए आपको बिकवाली में। ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखिए मैं बैंक निफ्टी बता दूं, खरीदना है परफेक्ट रेंज जो खरीदने की है दीप वो है 33,150, 33,300। आई डोंट नो वहां तक आएगा नहीं आएगा, आएगा तो वहां एक चांस लेना चाहिए और चांस लेंगे आप स्टॉप लॉस लगाकर 33,000 पर, 33,000। ऊपर कितने टारगेट्स बनेंगे? 33,500, 33,600, 33,675, 775 और 33,950 ये सारे टारगेट। तो बेसिकली आप समझ गए ना, रेंज 33,000 से 34,000 की बैंक निफ्टी के लिए हो गई और उस रेंज में 33,000 पे स्टॉप लॉस रखना है, 34,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना। ये आपके लिए सारे रेंज हो गए। खरीदने के लिए बेस्ट जगह है 33,150, 33,300। अब जिस तरह का मूड माहौल है जरूरी नहीं आप वहां पहुंचे, बात सही भी है। तो ऐसे में जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए दूसरा तरीका है बैंक निफ्टी खरीदने का, वो सीधा खरीदें 33,450 के स्टॉप लॉस के साथ। 33,450 ये स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर इसके नीचे खुले तो छोड़ देना है, लेना ही नहीं है। अगर इसके ऊपर खुलता है तो 33,450 के स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हैं। ऊपर का जो टारगेट आपका बनेगा 33,775, 33,950, 34,150, 34,275, 34,325 और 34,425 से टारगेट बनेंगे। यानी कि अगर आपने 33,500 के लेवल को नहीं तोड़ा और उसके ऊपर ट्रेड करते रहे तो 34,000 के पार निकलने के चांस बन सकते हैं। जरूरी नहीं आज के आज हो सकता है 1-2 दिन में हो। आज ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, नहीं तो आज भी 34,000 के पार निकलने की कोशिश कर सकता था बैंक निफ्टी। लेकिन आप इन सब लेवल्स के लिए फोकस में रखें अपने आप को। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए वैसे सही जगह दीप मिलती है 34,500 के आसपास, लेकिन अब कौन बोलेगा यहां से कि 700-800 पॉइंट ऊपर बढ़ सकता है बैंक निफ्टी आज के माहौल को देखते हुए। इसलिए हम क्या करेंगे, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी की एक अलग स्ट्रेटेजी जो है वो कल के हाईज और परसों के हाईज की रेंज में बेच दीजिए। कल का हाई है 33,950 के आसपास, परसों का हाई है 34,150 के आसपास। तो इस 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी आपको शॉर्ट करना है। 33,950, 34,150 की रेंज में स्ट्रेटेजी आपके सामने अभी आएगी, यहां पर आपको शॉर्ट करना है। स्टिक स्टॉप लॉस होगा आपका 34,300 के आसपास का, 33,775, 33,675, 33,600, 33,500, 33,300, 33,150 ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए आप इस रेंज में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आपके लिए शॉर्ट बनाने की राय। तो दीप ये सारे लेवल्स, ये सारी रेंज आपके लिए। बिल्कुल सर, क्लियर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, ढेरों लेवल्स हैं आपके लिए। और जैसा अनिल जी कह रहे हैं, रेंज के हिसाब से लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है इस वॉलेटाइल बाजार में। एक अच्छी बात है सर, बैन लिस्ट आधी हो गई है। सन टीवी, पीएनबी और बीएचईएल, जैसा कि कल आशीष बैन से बेनिफिट में भी बता रहे थे, ये तीनों स्टॉक्स बैन से बाहर हैं। नाल्को, सेल, कैडला अभी भी बैन में बने हुए हैं। सर अब फंड्स का डेटा थोड़ा समझाएं। एक दिन के एक्शन के बाद कल एफआईएस से फिर से थोड़ी सुस्ती आती हुई दिखी, क्या समझना चाहिए और वायदा कारोबार से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? अरे मूड बदल ही नहीं रहा इनका, मतलब खरीद मजबूरी में थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं कि भाई अब फंस गए, बहुत शॉर्ट कर लिए, बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग कर लिए, अब क्या करें, लेना ही पड़ेगा। वो दिल से नहीं खरीद रहे हैं, मजबूरी से खरीद रहे हैं। और जैसे ही एक आध थोड़ा सा संकेत मिलता है कमजोरी का, बेचने के लिए पहले आ जाते हैं। कल भी वैसे ही हुआ, देखो 700 करोड़ का कैश बेच दिया एफआईज ने, ठीक है, 1400 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। कुल मिलाकर डायरेक्शनल बिकवाली देखेंगे दीप स्टॉक्स में तो 2100 करोड़ की बड़ी है भाई, बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं। और घरेलू फंड ने भी 15,000 के ऊपर, देखो पहले ये ऐसा भी नहीं इन्होंने भी कोई बहुत बड़ा खरीदा हो, नीचे में 14,400-500 के आसपास ये भी नहीं खरीदे थे कुछ खास। इस बार तो जो कुछ खरीद कर 15,000 के ऊपर लाए वो सारे ट्रेडर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, जो आप नाम देना चाहें वो सब मिलकर लाए हैं। तो बेसिकली बड़े फंड्स की तरफ से सपोर्ट है नहीं, एफआईएस का तो है ही नहीं। घरेलू फंड ने भी कल हल्का सा मौका क्या देखा कि 15,000 के ऊपर थोड़ा ढीला हो रहा है, 850 करोड़ की बिकवाली उनकी भी होगी। खाली एक इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी है 141 करोड़ की, उसमें भी शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है,
लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है, ऊपर में लॉन्ग पोजीशन भी काफी कम की है एफआईज ने और शॉर्ट पोजीशन भी काटी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एफआईज अभी भी अपना मूड तेजी का बना नहीं पाए हैं। मंदी काटने का मूड जरूर थोड़ा बहुत बना है, और वो मंदी काटने का भी मूड, देखिए मंदी काटने का मूड आपका दो तरीके से बनता है दीप। एक तो ये कि आपने सही लेवल पर शॉर्ट किया हुआ है, या आपने हेजिंग के लिहाज से शॉर्ट किया था और मार्केट नीचे आ गया और अब आपको लगता है भाई ठीक है ना, आ गया, अब यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ शॉर्ट काट लेते हैं। जैसे हम समझिए आपने 15,000 के आसपास कॉल राइटिंग की है और मार्केट गिर गिरा के 14,200 14,400 की रेंज में आ गया, तो एफआईज वहां पर शॉर्ट काटेंगे अपने कॉल, जो भी अपनी शॉर्ट पोजीशन की, चलो ठीक है जो करेक्शन हम सोचे थे आ गया, हमारा पोर्टफोलियो हेज हो गया, अब यहां से काट लेते हैं। तो एक तो वो बाई चॉइस है। दूसरा होता है आपने शॉर्ट करके रखा, आपने ये सोचा कि बाजार नीचे जाएगा लेकिन गया नहीं, चलो कोई बात नहीं गया तो क्या हुआ, हमारे स्टॉक्स के दाम तो बढ़ रहे हैं, इंडेक्स हमने सामने शॉर्ट कर रखा है तो इंडेक्स को काटते हैं, वो मजबूरी में काटना है। तो अभी जो कुछ थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है एफआईएस की, वो मजबूरी वाली हुई है, बाई चॉइस नहीं कि डायरेक्शनल तौर पर वो बड़े बुलिश हो रहे हो या खरीदना चाहते हो। तो और इंडेक्स लॉन्ग में भी जब 40-42% के आसपास इतना नीचे आ गए थे तो वो मजबूरी में काट रहे, तो अब 60% के आसपास आ गए तो वो इतने एग्रेसिवली खरीदने के मूड में नहीं है। तो बाजार में ऊपर जाने में रुकावट के लिए दो बड़ी चीजें हैं, एक ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी जिसमें मैं करेंसीज कमोडिटीज को भी रखता हूं, और दूसरा एफआईएस की बिकवाली। नीचे सपोर्ट किस बात का है, ट्रेंड मजबूत है, सेंटिमेंट स्ट्रांग है, ब्रॉडर मार्केट की रैली है, वन। दूसरा कोरोना के घटते हुए नंबर धीमे धीमे, खासतौर से दोनों बड़े शहरों में दिल्ली मुंबई, और उसके बाद धीमे धीमे ओवरऑल नंबर जो कम होकर आ रहे हैं, ये आपको नीचे गिरने नहीं देंगे और ये दो फैक्टर आपको तेजी से भागने नहीं देंगे। तो अब रेंज बाउंड मार्केट के लिए हमें तैयार होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, तो इस कश्मकश में रेंज बाउंड मार्केट आ सकती है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स इस रेंज बाउंड मार्केट के लिए वायदा कारोबार के लिहाज से? बस वायदा कारोबार के डेटा दीप हम ब्रॉडली डिस्कस कर ही चुके हैं। 14,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15,100 रुकावट है, ये 200 पॉइंट की रेंज है, और 15,000 आपका निर्णायक लेवल है। बैंक निफ्टी पर 33,000 मजबूत सपोर्ट है वायदा कारोबार के लिहाज से, 34,000 रुकावट का लेवल है, 33,500 बीच में आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। बस यही डेटा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं दीप। बिल्कुल सर, तो क्लियर रेंज है और क्लियर निर्णायक लेवल्स आपके लिए निकल कर आ रहे हैं बाजार के, नजर रखें वहां पर। अच्छा सर, एक स्टॉक पर भी आपकी राय जाननी थी, एक्सिस बैंक, जो यहां पर सूटी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना हिस्सेदारी बेच रही है, ग्रीन शू ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज रिटेल निवेशकों के लिए ऑफर फॉर सेल खुला है, क्या सलाह देंगे यहां पर? दीपा देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पैसा लगाना चाहिए। दो चीजें हैं, पहली चीज तो है कि रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा है, 4 गुना भरा है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, यानी कि इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है। दूसरी चीज है कि ग्रीन शो ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आगे और सप्लाई आने का जो डर रहता है हमेशा, और इस स्टॉक पर तो हमेशा है कि कभी न कभी सूती बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, तो वो भी आपके लिए कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब आउट परफॉर्म करना शुरू करेगा बैंकिंग शेयरों को, दूसरे प्राइवेट बैंक्स को। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी के विपरीत चलेगा, बैंक निफ्टी चले ना चले, मार्केट चले ना चले, एक्सिस भागेगा, लेकिन अब एक्सिस बैंक की अंडर परफॉर्मेंस कम होगी, आउट परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो मेरा ये समझना है कि जिन लोगों को आज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक्सिस बैंक खरीदना है, उनके लिए ऑफर फॉर सेल में आपको अगर यहां से 20-25 रुपए 30 रुपए नीचे मिलता है तो आपके लिए एक अच्छा कुशन हो जाता है 4-5% का, जहां पर आप खरीद सकते हैं। तो मेरा ये समझना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अब ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको एक्सिस बैंक के ऑफर फॉर सेल में जरूर पैसा लगाना चाहिए। क्लियर सलाह है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो एक्सिस बैंक के ओएफएस में पैसा आप जरूर लगाएं। आइए, एक्सिस बैंक तो फिर आज फिर से फोकस में रहेगा, पर और कौन से स्टॉक्स फोकस में ये भी जान लेते हैं। कुशल, देवांशी, मानसी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस से जो नंबर्स आने वाले हैं वहां पर फोकस रखिए, जिसमें केएनआर कंस्ट्रक्शन, रिलैक्सो फुटवेयर जो हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी बताया था, तो आज उसके नंबर्स पर नजर रहेगी। इसके अलावा मंगलम ड्रग्स, मेघमानी ऑर्गेनिक्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट और कॉस्मो फिल्म जैसे स्टॉक्स फोकस इसमें आपको बनाकर रखनी है। यूनियन बैंक का क्यूआईपी का भाव तय करने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और मजेस्को 20 मई से यानी कि आज से लेकर 3 जून तक जो है इसका ओपन ऑफर खुलेगा, और 77 रुपए प्रति शेयर पर करीब 26% इक्विटी का ये ओपन ऑफर लाया गया है मजेस्को की तरफ से। इरकॉन इंटरनेशनल 1:1 बोनस इशू की एक्स डेट भी है आज, कल के सत्र में इसकी रिकॉर्ड डेट होती हुई दिखेगी। और अंत में जेपी इंफ्रा ट्रिगर्स में आज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक है और जो फाइनल रेजोल्यूशन है उस पर फैसला होगा, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह के डिसीजंस निकल कर
आते हैं। पोस्ट मार्केट नंबर्स में आईबी हाउसिंग नंबर्स मिले जुले देखने को मिले हैं, क्योंकि एसेट क्वालिटी आप देखिए 2.44% से बढ़कर जीएनपीए 2.66% हुआ है। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 137 करोड़ से बढ़कर 276 करोड़ रुपए हुए हैं, और जो ब्याज से आया है वहां पर भी करीब 7-8% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि एसेट क्वालिटी जैसे मैं आपको बता रहा था वहां पर थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिला है 2.4% से 2.6% पर, और कंपनी ने 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ओके, तो यह आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग। थोड़े एसेट क्वालिटी कंसर्न्स इस काउंटर के लिए हैं ही, मुनाफे में उछाल है बट एनआईए पर दबाव दिखा है। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तानला प्लेटफॉर्म, इस पर आपको नजर करनी है, मिले जुले नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और आप देखिए इसकी जो आय है वो इस बार कम होती हुई दिखी है करीब 1% से, लेकिन इधर जो मार्जिन हैं वो 18% से बढ़कर करीब 19% पे आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही आप देखिए जो मुनाफा है वो भी इस बार करीब 10% से बढ़ता हुआ दिखा है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं इंटरनल्स या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इस बार इंप्रूव होती हुई नहीं दिखी है। मास फाइनेंशियल्स इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो इनकी एसेट क्वालिटी है वहाँ पे थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। जो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स जो होते हैं, ग्रॉस एनपीएस की अगर हम बात करें तो 1.94% पे पहुंचते हुए दिखे हैं 1.42% से बढ़कर। साथ ही जो नेट एनपीएस हैं 1.52% पे आते हुए दिखे हैं 1.14% से बढ़कर, और जो ब्याज से आए हैं उसमें भी 23% तक की गिरावट देखने मिली है। मुनाफा इस बार 6% ऊपर आता हुआ दिखा है, लेकिन वो केवल प्रोविजंस के चलते और टैक्स के चलते, लेकिन इन ऑल ऑपरेशनल नंबर्स इस बार कमजोर हैं। काया इस बार नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, जो आय है करीब 2.5% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा इस बार दुगना होता हुआ दिखा है। अब देखिए पिछली बार 7 करोड़ था, वहां से बढ़कर इस बार करीब 14.5 करोड़ पर कंपनी ने पोस्ट किया है। मार्जिन्स भी दुगने हुए हैं 8% से बढ़कर 16% पर, और साथ ही आप देखिए जो घाटा है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता हुआ दिखा है। 14 करोड़ से घटकर केवल 2.2 करोड़ का लॉस इस बार कंपनी ने बुक किया है। इसके साथ ही आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी। अच्छी खबर आती हुई दिख रही है सारी फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए अब जो DAP फर्टिलाइजर जो होते हैं उस पर जो सब्सिडी है वो बढ़ा दी है। DAP फर्टिलाइजर पर सब्सिडी में करीब 140% तक की बढ़त होती हुई दिख रही है। 2400 की बजाय अब 1200 पर प्रति बोरी ये DAP जो फर्टिलाइजर है वो मिलता हुआ दिखेगा। इसके चलते आपको सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आज एक्शन बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए खबरों वाले शेयर्स और स्पेशली फर्टिलाइजर स्पेस के लिए बड़ा कदम सरकार की तरफ से आते हुए दिखा है, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आईएक्स से शुरुआत करेंगे। डालमिया पावर की कंपनी में 4.5% हिस्सेदारी 500 करोड़ में बेचने की योजना है। कुछ रिपोर्ट्स के तहत ये खबर आती हुई दिख रही है। ब्लॉक डील के जरिए करीब 1 करोड़ 34 लाख शेयर्स बेचने की योजना यहां पर डालमिया पावर की देखने को मिल रही है, और इसकी इंडिकेटिव प्राइस जो है 363 से 382 रुपए प्रति शेयर की तय की गई है। आईटी स्टॉक्स पर आज खास नजर रखिएगा। पॉजिटिव खबर आईटी सेक्टर के लिए आती हुई दिख रही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा के कड़क नियम के प्रस्ताव को हटाया है। H1B वीजा नियम में किए गए बदलाव को यहां पर खारिज किया गया है। आपको याद होगा अक्टूबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के शासन में वीजा नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। तकलीफ ये थी कि नए नियम में स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के डेफिनेशन में बदलाव और वेतन के सिस्टम में प्रस्तावित थे, और इससे नए नियम से आईटी कंपनियों के खर्च में बढ़ोतरी और नुकसान की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि इन नियमों को यूएस की अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था। तो ये जो नए H1B वीजा के कड़क नियम के प्रस्ताव को हटाया गया है, इसके चलते आईटी स्पेस आज फोकस में रहेगा। पॉजिटिव खबर है। वॉकहार्ड नतीजों और फंड जुटाने पर 27 मई 2021 को बोर्ड बैठक की खबर आ रही है। इक्विटी और डेट के जरिए फंड जुटाने पर बैठक होगी, और 3 बल्क डील्स है मेरे पास। कोफोर्ज हल्स्ट बीवी ने करीब 31 लाख शेयर्स बेचे हैं 3,250 रुपए और 58 पैसे प्रति शेयर के दाम पर। वहीं शक्ति शुगर में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया ने करीब 6 लाख शेयर्स बेचे हैं 13 रुपए और 68 पैसे प्रति शेयर के दाम पर। और बेस्ट एग्रो लाइफ में इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने करीब 1,78,000 शेयर्स जो हैं बेचे हैं 205 रुपए और 99 पैसे प्रति शेयर के दाम पर। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स और कुछ फंड एक्शन भी होता हुआ। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आईओसी यहाँ पर देखिए नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले और सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि इन्वेंट्री गेन का फायदा देखने को मिला, नतीजे बढ़िया हैं। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 130 रुपये से बढ़ाकर 135 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं करीब 140 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं जेपी मॉर्गन ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, 147 रुपये का लक्ष्य दे ओवरवेट की रेटिंग के साथ। 107 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। जेफरीज स्टॉक पर ज़्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे क्योंकि होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, हालांकि लक्ष्य इन्होंने 90 से बढ़ाकर 100 कर दिया है। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का ही लक्ष्य दे रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नतीजों के बाद भी अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली बेरिश है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 135 रुपये के लक्ष्य के लिए। 193 कल की क्लोजिंग है। एमएनएम पर रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, जहां पर खरीदारी की सलाह को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य घटा है, 1150 से घटाकर 1060 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि नए एसयूवी लॉन्चेस में थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है और क्योंकि अब कोरोना जो है ग्रामीण इलाकों में भी फैल गया तो इसका एक असर देखने को मिलेगा ट्रैक्टर वॉल्यूम्स पर, तो हल्का सा कट किया। हालांकि जो लक्ष्य खरीदारी की राय है उन्होंने बरकरार रखी है। आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए हिंडाल्को पर, सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 490 रुपये के लक्ष्य के लिए। 403 रुपये के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कमेंट्री जो अन्य पीयर्स हैं उनसे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। डाउनस्ट्रीम डिमांड जो है काफ़ी शानदार है, मेटल प्राइजेस में तेज़ी देखने को मिल रही है जिसका एक फ़ायदा देखने को मिलेगा और ये मान रहे आगे जाकर भी स्टॉक में बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है रिपोर्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस करना है। रिपोर्ट्स के अलावा रिजल्ट्स पर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। वैसे तो कल कोई खास बड़े नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए नहीं, लेकिन सन फार्मा की सब्सिडी कंपनी टैरो इसने अपने नतीजे पेश किए। वरिंदर, उसी के साथ करें शुरुआत, बताएं पहले। गुड मॉर्निंग सर। सही बोला आपने, कोई बड़े नंबर्स नहीं आए थे, टारो के नंबर्स ही आए थे। टारो के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे सर। तो आपको ऑपरेटिंग लॉस दिखेगा बहुत बड़ा, बट उसमें अगर आप सेटलमेंट लॉस कॉन्टीजेंसीज चार्जेस निकाल भी देंगे तो भी उसका जो ऑपरेटिंग इनकम था वो 38 मिलियन आया था, मतलब कि वो 19 मिलियन डिक्रीज हुआ था। इन सिंपल टर्मिनोलॉजी सर, 33% जो मार्जिन था उसके सामने 25% मार्जिन आया, तो नंबर्स खराब थे टारो के। सो उसका कौन कॉल होगा अभी, सो लेट्स सी उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगा। आई थिंक शाम तक अपने को ज्यादा क्लैरिटी होगा इसमें, बट ऑन द फेस ऑफ इट जो नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर्स कुछ खास नहीं थे टारो के। ओके, लेकिन स्टैंड आउट रिजल्ट्स जिसका इंतजार रहता है ताकि एक अंदाजा लगे कि कौन सी कंपनियां जो दमदार प्रदर्शन कर रही है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, तो इनके बारे में बताएं। इस बार कोई अच्छे स्टैंड आउट रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको? सर, दो कंपनीज के नंबर्स मुझे बहुत अच्छे दिखे और मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि ये जो पेट केमिकल कंपनीज हैं, पेट्रो रिलेटेड कंपनीज है ना, उनके नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपको, तो उसमें ना कहीं इन्वेंट्री गेन भी हो सकता है। सो वी डोंट नो हाउ मच सस्टेनेबल दोज अर्निंग्स आर। तो आप आइनियोस स्टेरियो सॉल्यूशन के नंबर्स देखिए सर, मतलब कि मुझे 10 बार इसका बार नंबर देखना पड़ा कि नंबर सही है कि गलत है। 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, बट 36% मार्जिन सर, 36% मार्जिन किया कंपेयर टू 30% मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर और 6% वाई ऑन वाई। 160 करोड़ का प्रॉफिट आया कंपेयर टू 100 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर और सिर्फ 4 करोड़ था वाई ऑन वाई। मतलब कि सर आप सोचिए कि एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 100-125 करोड़ अभी प्रॉफिट करने लगा है। तो आई डोंट नो अगर ये 400-500 करोड़ प्रॉफिट कर देता है इस साल और मार्केट कैप है कुछ 2200-2300 करोड़, तो 4-5 टाइम पे ट्रेड करता है। बट एज आई सेड, इन दीज कंपनीज यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज आर नॉट वन टाइम इन्वेंटरी गेन्स, जिसके लिए ये कंपनी इतना बेनिफिट कर रही है। दूसरा सर जो अच्छा नंबर दिखा और मेरे हिसाब से स्टैंड आउट रहेगा वो है जेके टायर्स। नंबर्स अच्छे थे सर, ऑनेस्टली दूसरे कुछ जो टायर कंपनीज है उनसे अच्छे थे, बट एक चीज जो अच्छी लग रही है सर कि डेट रिड्यूस किए जा रहा है, जो उन्होंने बोला था वो किया जा रहा है। 1000 करोड़ का डेट इन्होंने रिड्यूस किया, विच इज अ गुड थिंग। अदरवाइज आप नंबर्स देखिए सर, क्वार्टर क्वार्टर वाई एंड वाई सेल्स ऊपर थी, विच इज अगेन अ गुड थिंग। सेल्स 2900 करोड़ आई कंपेयर टू 2700-2750 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर और 1800 करोड़ वाई एंड वाई। आई लाइक क्योंकि मार्जिन ठीक है, मतलब क्वार्टर क्वार्टर कम आए हैं बट 15.5-16% मार्जिन है। और क्यों सर वाई से कि ये ठीक नंबर्स है, क्योंकि 10-11 टाइम टीटीएम ईपीएस पे ट्रेड करता है, तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है सर। बिल्कुल, इनियोस स्टाइरोलेशन एक क्वार्टर के रिजल्ट इतने तगड़े आते हैं जैसे वो साल में 12 महीने बच्चा पढ़े ना,
और 12 घंटे की पढ़ाई करके डिस्टिंक्शन मार्क्स ले आए कि एक ही 12 घंटे में पूरे साल भर का काम कर दिया। वैसे ही क्वार्टर रहा कि एक तिमाही में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस की आपके साल 2 साल की कसर निकल जाए। तो तगड़े रिजल्ट आते दिख रहे हैं कुछ कंपनियों के। लेकिन आइए, जो मजबूत रिजल्ट हैं लेकिन कंपनियां सस्ती नहीं है, महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है, उन पर भी अपनी राय दीजिए। सर टू बी ऑनेस्ट उस कैटेगरी में आज कोई भी रिजल्ट नहीं था। इनलाइन रिजल्ट्स मैं बोलूंगा 2-3 थे, जैसे एंड्योरेंस और क्लैरेंट केमिकल्स। एंड्योरेंस और क्लैरेंट केमिकल्स के नंबर्स ठीक ठीक आए थे। एंड्योरेंस 15.5% मार्जिन था, एक्सपेक्टेड था 16% मार्जिन आएगा। सस्ता स्टॉक नहीं है, 26-27 टाइम पे ट्रेड करता है। क्लैरेंट केमिकल्स का मार्जिन 12.5% से कम हो गए, कुछ 12.2% आया था, तो इनलाइन था। टीडी पावर मिस था सर, छोटा कंपनी है। बट सर एक कंपनी की अगर मैं बात करूं कॉनकॉल रिलेटेड, तो वो शक्ति पंप्स है सर। आई थिंक उसका जो कॉनकॉल कल हुआ था, आई थिंक 320 325 पे हुआ था, तो उसका सेल्स है सर 930-940 करोड़ का सेल्स है FY21 में। सो मैनेजमेंट ने बोला सर कि वो 2000 करोड़ से ऊपर सेल्स करेगा इस साल, विच एज पर मी थोड़ा अनबिलीवेबल दिख रहा है। बट वो 2000 करोड़ के ऊपर सेल कर देता है सर। मगर they're talking about that they will be growing over 100% in the current year. So एक वो Concor related एक कंपनी है कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद, तो let's see now how the stock behaves today. But I think that was one of the best commentaries जो मैंने सुनी है अभी in the recent past. ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स। लेकिन कोई ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कमजोर रहे, मिस है एकदम, उनके बारे में बताइए। सर टीडी पावर के नंबर अच्छे नहीं आए थे सर। 24 करोड़ के सामने 19 करोड़ का एबिटा आया था, 14.5% के सामने 11% का मार्जिन आया था। सर ऑनेस्टली कोई ज्यादा तोड़फोड़ कुछ नहीं आया था। बट अगर आपको आईनियोस और जेके टायर्स हैं, ये 2 ही कंपनीज हैं, और शक्ति पंप्स का जो कॉनकॉल समरी था वही 2-3 नंबर्स हैं जहां पे था। आई थिंक जो मजेदार नंबर्स आने वाले हैं सर वो कल आने वाले हैं, बिकॉज वी विल हैव एसबीआई, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, कॉनकॉर, इतने ज्यादा नंबर्स, श्री सीमेंट्स के कल नंबर्स आएंगे, तो ज्यादा बड़े नंबर्स कल आने वाले हैं। बिल्कुल, और फिर इसका मतलब ये कि सोमवार के लिए आपके लिए वीकेंड पर भरपूर काम रहेगा। लेकिन उससे पहले आज भी नंबर्स की लंबी लिस्ट है। 5 वायदा कारोबार की कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आज आने वाले हैं, और साथ ही कैश मार्केट के रिजल्ट्स की भी जो लंबी लिस्ट है उनका विश्लेषण कल सुबह आपको फिर 8:30 बजे मिलेगा वरिंदर बंसल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह फिर से वक्त देने के लिए और ये भरपूर एनालिसिस हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, स्वागत करते हैं उन सबका। और सेठी साहब के साथ इसलिए स्वागत किया जाए सबसे पहले कि अभी जो बात चली थी आइनोस स्टाइरोलेशन, ये सेठी साहब की लिस्ट में भी रहा है, जैन साहब ने भी कई रिकमेंड किया, हमने भी मालामाल वीकली में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। रिजल्ट आए हैं तगड़े, और शायद कुणाल जी के पोर्टफोलियो में भी है। सेठी साहब, इन रिजल्ट्स को देखने के बाद दीजिए अपनी राय। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे हैं, और इस स्टॉक को मैंने अभी निकाला मेरी लिस्ट में से। 19 अप्रैल को एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में 1060 के लेवल पे मैंने इस स्टॉक को रेकमेंड करा था। आज 1305 के प्राइस हो गए हैं 1 महीने के अंदर, और बाकी जिस तरह के नतीजे आए हैं मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी कमाल करना चाहिए, आज भी ये बहुत ही अच्छा करेगा। मैंने उस दिन इसको पिक किया था, इसकी जो पीयर कंपनी है बीईपीएल, उसके नतीजे आए थे और वो तोड़फोड़ नतीजे थे। उसके ऊपर मैंने आइनियोस स्टाइरोलेशन, जो कि हर तरह से उससे बेटर कंपनी है, मैनेजमेंट की क्वालिटी, एक एमएनसी कंपनी है, और मुझे लगता है पिछले क्वार्टर में इसके 100 करोड़ का प्रॉफिट था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे इस क्वार्टर में 160 करोड़ का प्रॉफिट था। जबरदस्त तेजी चल रही है एबीएस के प्राइसेस में। मुझे लगता है स्टॉक यहां से भी और अच्छे अपसाइड दिखाएगा, तो मेरी सलाह रहेगी कि इसको होल्ड करें, या अगर आज करंट लेवल्स पे अगर मिल जाता है कल के क्लोजिंग लेवल्स पे, तो खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी। ओके, कल के लेवल्स पे मिले तो खरीदारी करने की भी सलाह आपको आइनोस स्टाइरोलेशन में है। एक्सिस बैंक, वागले साहब इसके चार्ट देखिए, राय दीजिए। आज ऑफर फॉर सेल खुला है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मार्केट से ही किसी को खरीदना हो तो एंट्री करने के लिए सबसे बढ़िया लेवल्स क्या होगा? ट्रेडर्स के लिहाज से भी बताएं, इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी बताएं। इन्वेस्टर के लिहाज से तो कोई भी लेवल पे खरीदा जा सकता है, कोई भी लेवल, मतलब ये लेवल पे या थोड़ी सी हल्की सी गिरावट 700 के आसपास आता है तो ऐड किया जा सकता है। एज ए ट्रेडर मुझे 725 के ऊपर निकलने के बाद ही लेने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 725 के बाद सीधा 740 तक, मे बी इवन 745 तक वन वे जा सकता है। तो अबव 725 मोमेंटम में बाय करें। ओके, तो ये है आपके लिए 725 के ऊपर खरीदारी करने की राय। एक बार वहां से ब्रेकआउट साफ साफ आता दिखेगा। आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भी सेठी साहब आपकी लिस्ट में भी राय रिकमेंडेशन में, लेकिन आज तकनीकी राय में लेना चाहता हूं।
राकेश जी से। बंसल जी बताएं, IEX खबरें आ रही कि 4.5% हिस्सेदारी बिक सकती है डालमिया पावर की जो इस एक्सचेंज में है, ब्लॉक डील्स हो सकती है। 363 से 382 पर तो बंद ही हुआ है, नीचे 363 के आसपास के लेवल बता रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स फिर से एंटर करना चाहें इस शेयर में, क्योंकि अब सेलिंग खत्म भी हो जाएगी, स्टॉक में मजबूती तो है ही, किस लेवल पर खरीदना चाहिए? देखिए अनिल जी, चांसेस हैं, करेक्शन के चांसेस हैं, और यहाँ से 20 रुपए नीचे 381 के अराउंड है, 358 से लेकर 361 इस जोन के आसपास मिलता है, तो वो एक परफेक्ट जोन है स्टॉक को खरीदने के लिए। तो गिरावट में अगर 20 रुपीज नीचे मिल जाए तो अच्छे स्तर हैं लंबी अवधि के नजरिए का बना के इसको खरीदने के लिए। किरण जी, वोखार्ड के चार्ट्स देखिए और राय दीजिए। 27 तारीख को होने वाली है बोर्ड बैठक, नतीजे तो आएंगे, लेकिन साथ ही पूंजी जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। फंड रेजिंग को लेकर भी कुछ डिसीजंस हो सकते हैं या प्लान बन सकते हैं। स्टॉक कल भरपूर एक्शन में दिखा है, 8% मजबूत बंद हुआ है। क्या अब भी खरीदा जाए या देर हो चुकी है? यदि हाँ खरीदना है तो लेवल्स बताइए। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिछले 2-3 महीने से ये स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है और एक अच्छी रैली हमने लगभग 400 से लेके 700 तक की एक रैली देखने को मिली है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा करेक्टिव रैलीज में बाय करने की सलाह होगी। अभी थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच लग रहा है, पर चार्ट पैटर्न अच्छा है। पोजिशनली मुझे लगता है कि आपको जरा स्टॉप लॉस डीप डाउन रहेगा, 550 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, होल्ड ही करना चाहिए। करंट लेवल से 550 तक एक्यूमुलेट करने की सलाह है, पर इवेंचुअली मुझे लगता है ये बहुत अच्छी रैली आपको दिलाता नजर आ जाना चाहिए। मेरे टारगेट लगभग 850 के रहेंगे, जो कि 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। हैवल्स ये स्टॉक है कुणाल जी आपके लिए, जो आज नतीजे पेश करने वाला है। नतीजे से पहले मजबूत हुआ है, 1000 के ऊपर टिकता हुआ भी दिखा है। बताएं, हैवल्स में रिजल्ट्स के पहले कोई खरीदारी करें या जाने दें आज? उससे पहले सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, हैवेल्स पर बात करूं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं अनिल जी, आइनियोस टायरोल्यूशन पर, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे। अनिल जी, अगर आपको याद हो, जब पिछले साल स्टॉक का डीलिस्टिंग ऑफर रिजेक्ट हुआ था, तब लोग बड़े मायूस हो गए थे अनिल जी। उस समय काफ़ी लोग चिंतित हो गए थे और हम लोगों ने कहा था कि स्टॉक बहुत बढ़िया है, चिंता मत कीजिए। 800 रुपए का स्टॉक था, फिर ये जब काउंटर ऑफर नहीं आया, गिरावट आई, लोग बड़े अधीर हुए। अनिल जी, आज आप देखिए 1300 से ऊपर का भाव है। अब ये स्टॉक क्या लेवल दिखाएगा कुछ पता नहीं है। तो अनिल जी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कंपनी अगर अच्छी हो तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, जो आप लगातार कहते हैं। तो अनिल जी, बिल्कुल वही होता हुआ आइनियोस में दिख रहा है। बिल्कुल, और उस समय मुझे अच्छे से याद है, आपसे भी राय ली गई थी और आपने ये बहुत स्ट्रांगली कहा, न मैं अपना पोर्टफोलियो के शेयर बेचने वाला हूं, नहीं किसी को राय दूंगा, बने रहें। और यही सबसे बड़ा फायदा होता है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉल रहा उस समय, और उसके लिए कुणाल जी आपको बधाई भी, और बधाई आपकी एनएवी बढ़ने की भी। आपके साथ में ये बड़ी खास बात है, रोज कोई 2-4 स्टॉक ऐसे निकलते ही निकलते हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो ये ऐसा बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना हमें कुणाल जी से सीखना चाहिए। बताएं सर, अब हैवेल्स पर अपनी राय। अनिल जी, देखिए हैवेल्स का चार्ट भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन हुआ था वो अब समाप्त हो गया। इस सप्ताह हमने तेज़ी बनते हुए देखी, मुझे लगता है, और ऊपर के लेवल्स आएंगे। अगर आप इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इन फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि वापस से 1200 के लेवल्स आपको हैवेल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इन स्तरों पर बाय करें। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें, क्योंकि नतीजे का करीब है। 1050 का स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। 1150-1200 ये 2 लक्ष्य। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हैवेल्स के चार्ट्स। एचपीसीएल, राजेश पालिया साहब गुड मॉर्निंग, आपके लिए है सवाल एचपीसीएल पर। रिजल्ट से पहले आज क्या ट्रेड बनेगा? कल मजबूती अच्छी हुई है सारी की सारी टेल कंपनियों में। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, एचपीसीएल अगर देखें तो कल पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और एचपीसीएल में जिस तरीके से प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला, 270 के ऊपर अब स्टॉक क्लोज होके ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एचपीसीएल को लॉन्ग ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ ये दर्शाता है कि अब ये 285 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। करंट लेवल से 267 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और एचपीसीएल लॉन्ग करें। ओके, तो नजर रखिए, हैवेल्स है फोकस लिस्ट में, एचपीसीएल है फोकस लिस्ट में। वायदा कारोबार की 3 और कंपनियां हैं जो आज अपने नतीजे लेकर आएंगी, और साथ ही ढेरों और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन।